सीधा उनका रुख करते हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, आज उपचुनाव का दिन है और इस दौरान क्या हलचल है, किस तरीके से मतदाता जागरूक है? जी बिल्कुल, क्योंकि आज जो है फूलपुर विधानसभा में चुनाव हो हम्म। रहा है। सुबह 7 बजे से ही मत पड़ रहे हैं। काफी उत्साह जो है मतदाताओं में देखा जा रहा है, चाहे महिला हो या पुरुष हो या बुजुर्ग हो। हम्म। और उनकी सुविधा के लिए भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। शांति व्यवस्था हम्म। हर बूथों पर कायम हो, इसके लिए जो है समय समय पर पुलिस प्रशासन और जो जोनल अधिकारी बनाए गए हैं वो भी समय समय पर मतदान स्थल पर जो है जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। और यहाँ की स्थिति अगर देखा जाए फूलपुर विधानसभा हम्म। सीट की, तो यहाँ पर जो है हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है, क्योंकि 2 बार योगी का यहाँ जनसभा भी हो चुकी है। हम्म। और बीजेपी और सपा में सीधे टक्कर जो है देखने को मिल रही थी। परसों जो चुनाव प्रचार थमा, जी। उसके बाद यहाँ पर देखना ये भी होगा कि 23 तारीख को ही जो है मत पेटियां खुलेंगी, ईवीएम मशीन खुलेगी। उसके बाद पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। किंतु जो है सारे प्रत्याशी, जो 12 प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हुए हैं, 12 उम्मीदवारों का जो भाग्य है वो आज ईवीएम में हम्म। कैद हो जाएगा। सुबह जो है 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होना है। मतदान के हम्म। बाद जो है मुंडेरा मंडी में ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा, जहां पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्था कर रखा है। काफी जो है वहां पर जो है कड़ी सुरक्षा के बीच उसको रखा जाएगा। 23 हम्म। तारीख को ईवीएम मशीन का गणना होगी, तो हम्म। 23 तारीख को पता चलेगा कि कौन। अगर यहाँ की व्यवस्था की बात की जाए उन्नति, जी। तो यहाँ सुबह से ही पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। और हम्म। 1 बजे तक लगभग 26% के ऊपर मतदान हो चुका है, क्योंकि प्रतिशत यहाँ पर फूलपुर विधानसभा का हम्म। पिछली बार भी कम रहा है। तो इस बार हम्म। जो है जो प्रशासन ने बिल्कुल, देखिए किस पुलिस तरीके से प्रशासन और बड़ी संख्या में मतदाता घरों से निकलते हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक गर्ग भी जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से। दीपक, क्या तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही हैं? क्या वोटिंग परसेंटेज अभी तक सामने आया है? वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगे तो 30% वोटिंग अब तक हो चुकी है। हम्म। हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है, किस तरीके हम्म। की लाइन यहाँ पर लगी हुई है। शांतिपूर्वक मतदान यहाँ पर चलता है। और प्रशासन की अगर बात करें, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए आपके पास मतदाता है तो जरा उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि उपचुनाव है और उसके लिए वो लोग पहुंचे हुए हैं। क्या बड़े मुद्दे उनके मन में हैं? देखिए, हम बात करते हैं, हमारे साथ आपका नाम? सुमन जी, हम्म। क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों पर आप वोट देना चाहेंगे? मतलब किसी तरह का कोई झगड़ा वगड़ा ना होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं चाहिए, सब मिल के रहना चाहिए। इसलिए तो देखिए, इनका कहना है सब मिलजुल कर रहना चाहिए और यहाँ पर सब प्यार मोहब्बत से ही रहते हैं। चलिए हम दिखाना चाहें किस तरीके से यहाँ पर सुबह से ही लाइन लगी हुई है, शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, पुलिस प्रशासन अपना पूरा सहयोग कर रहा है। जी जी उन्नति। बिल्कुल, देखिए दीपक, ये नहीं कहा जा सकता है कि केवल पुरुष मतदाता ही जागरूक है, क्योंकि मैं आपकी दोनों ओर ये कतारें देख रही हूँ, जहाँ एक तरफ पुरुष मतदाता की लंबी कतार है तो दूसरी तरफ महिला मतदाताओं की भी उतनी ही बड़ी संख्या देखने को मिल रही है। दीपक सिंह भी हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कानपुर की भी सीसामऊ सीट पर आज उपचुनाव है, उसके लिए मतदान हो रहा है। दीपक, वहां की क्या स्थिति है? और सीसामऊ के लिए देखिए जमकर प्रचार भी किया गया है, तमाम दिग्गज आए थे मैदान में। क्या फिलहाल माहौल आज मतदान के दिन? बिल्कुल उनसे आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार धुआंधार प्रचार चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो सीसामऊ सीट को लेकर किया था। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद 2 बार जो है कानपुर पहुंचे थे। एक बार जनसभा को संबोधित किया था और दूसरी बार जो है उन्होंने रोड शो किया था। अगर आज मतदान वाले के दिन की बात की जाए, यानी आज की, तो सुबह से ही लगातार मतदाता जो है वो भारी संख्या में घर से बाहर निकल रहे हैं। वो चाहे महिला मतदाता हो या फिर पुरुष मतदाता हो, लगातार बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 1 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो 28 पॉइंट के लगभग वोटिंग परसेंट हो चुकी है। और वहीं जो इलाके मुस्लिम क्षेत्र के इलाके हैं वहां पर जरूर बीजेपी के जो प्रत्याशी है नसीम सोलंकी, उन्होंने जो है प्रशासन पर आरोप लगाया और आरोप लगाते हुए जो है सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल किया। इसके बाद लखनऊ में बैठे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में उन्होंने कानपुर के सीपी से बातचीत की और उन्होंने कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद ट्वीट भी किया गया और ट्वीट करने के बाद
बाद जो है कानपुर के कमिश्नर ने संज्ञान लिया, जिसपे 2 उप निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। वहीं पर जब बीजेपी के प्रत्याशी पहुंचे अपना लाल इमली चुन्नीगंज राजकीय इंटर कॉलेज, तो वहां देखा गया कि उनकी गाड़ी पे पत्थरबाजी हुई और इसके बाद कार्यकर्ता जो थे उनके साथ जमकर हंगामेबाजी हो गई। हालांकि पुलिस प्रशासन वहां पर मौके पर पहुंची थी। पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था कायम करने में कायम रही और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सुरेश अवस्थी, उन्होंने साफ तौर से बीजेपी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाया कि यह गुंडों की पार्टी रही है और यही कारण है कि जो समाजवादी पार्टी के गुंडे लोग हैं उन्होंने जो है हमारी गाड़ी पर जो है पत्थरबाजी की। तो पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है लगातार और उनको शांति व्यवस्था की बात कही जा रही है। हालांकि वहां से सुरेश अवस्थी को निकाल दिया गया और वो अपने बूथों पर घूम रहे हैं, लेकिन एक तरीके से बीजेपी के जो प्रत्याशी सुरेश अवस्थी ने उन्होंने बीजेपी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसको देखते हुए जगह जगह पर जो है पुलिस वो तैनात हुई है और साथ ही साथ बीएसएफ के जो जवान है वो भी तैनात है। हालांकि शांतिपूर्वक ही मतदान चल रहा है, लेकिन बीच बीच में ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है रोक रही है। ये समाजवादी पार्टी के आरोप है और वहीं बीजेपी के आरोप है जो कि लगातार समाजवादी पार्टी के जो अराजक तत्व हैं या गुंडे हैं वो उन पर हमला कर रहे हैं, वो वोट नहीं डालने दे रहे हैं। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगे हुए हैं क्योंकि ये सीट 1991 में बीजेपी के खाते में थी और इसके बाद से ये सीट जो है बीजेपी के खाते में नहीं रही है, लगातार बसपा के खाते में रही और फिर समाजवादी पार्टी के खाते में रही है। तो यही कारण है कि इस सीट पर जो है चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, इस सीट को लेकर सात का दांव बनी हुई है, लेकिन जनता जनाधार है। और आज के दिन भी लगातार वहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है सुनने को मिल रहा है, खासतौर से सीसामऊ सीट पर। ठीक है, आप तीनों ही हमारे साथ बने रहिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग की बात हो रही है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की, जहां 9 सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है। उसके लिए मतदान का दिन है आज। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सीधा रुख करते हैं फूलपुर का, हमारे संवाददाता वहां से बने हुए हमारे साथ। क्या स्थिति फूलपुर पर है और वहां के जो प्रत्याशी हैं उनका क्या वर्चस्व इस सीट पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर स्थिति की बात किया जाए तो शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और 5 बजे तक शांतिपूर्वक मतदान चलेगा, क्योंकि अभी सुबह 7 बजे से लेकर अभी जो फिलहाल जो समय हुआ है, इस समय जितने भी बूथ बनाए गए हैं 435 बूथ बनाए गए हैं, 215 मतदान स्थल बनाए गए हैं। तो समय समय पर जो है पुलिस प्रशासन जो है निरीक्षण कर रही है बूथ स्थलों का। तो अभी शांतिपूर्वक की जो है मतदान देखने को मिल रहा है। किसी प्रकार की कोई अनहोनी या हिंसात्मक कार्रवाई देखने को नहीं मिली। अगर यहाँ पर प्रभुत्व की बात किया जाए, जो उम्मीदवार हैं, अगर उनके प्रभुत्व की बात किया जाए या उनके धन बल की बात किया जाए या उनके जो है लोकप्रियता की बात किया जाए, तो जो इधर 10-15 दिनों से चुनाव प्रचार के दौरान देखा गया है, भाजपा से दीपक सिंह पटेल को जो है मैदान में उतारा गया है और वहीं सपा से जो है मुस्तफा सिद्दीकी को भी उतारा गया है, जो एनडी गठबंधन से जुड़े हुए जो है उम्मीदवार हैं। किंतु जो है अगर दोनों व्यक्तियों को देखा जाए, क्योंकि सीधा मुकाबला सपा और बीजेपी के ही बीच है, तो दोनों व्यक्तियों की स्थिति जो है पूरी तरह से जो है ठीक है, साफ सुथरे छवि के व्यक्ति हैं। किंतु अगर दीपक पटेल की बात किया जाए तो इनकी माता जी केसरी देवी पटेल यहाँ फूलपुर से पिछली बार सांसद रही है। 5 साल उन्होंने फूलपुर का जो है सांसद रहकर क्षेत्र का विकास किया। तो और मुस्तफा सिद्दीकी भी सपा से जो है 2-3 बार विधायक रह चुके हैं, उनका भी जो है क्षेत्र में जो है काफी पकड़ है। तो दोनों तरफ से देखा जाए तो दोनों व्यक्ति किसी प्रकार से जो है उनका जो है बल, जिस प्रकार से कहा जाता है गुंडे बदमाश या जो है डांट टाइप की, इस प्रकार के व्यक्ति नहीं है। साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं। अपने अपने गांव पेश के माध्यम से दोनों लोग मैदान में उतरे हैं और आज जो है फूलपुर विधानसभा सीट पर जो है मतदान हो रहा है। 23 को जो है इसका रिजल्ट आना है। किंतु अगर जो है मतदाताओं की बात किया जाए, जो जिस आधार पर जिन मुद्दों को लेकर आज मतदाता फूलपुर विधानसभा की सीट पर मतदान कर रहे हैं, तो विकास का मुद्दा अहम हो जाता है। उन्नति, क्योंकि विकास के मुद्दे को लेकर फूलपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, ग्रामीण इलाका है, वहां पर कई पिछड़े इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी विकास नहीं पहुंचा है। हालांकि योगी सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि एक भी गांव, एक भी मोहल्ला, एक भी कस्बा न छूटे जहां विकास न किया जा सके। और देखिए विकास के मुद्दे पर ही कहीं ना कहीं बीजेपी चुनावी मैदान में है और प्रत्याशी भी बीजेपी के। ठीक है, हमारे साथ अलीगढ़ से संवाददाता विक्रांत प्रताप जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अलीगढ़ की क्योंकि खैर विधानसभा सीट पर भी आज वोटिंग हो रही है, मुकाबला बेहद ही ज्यादा दिलचस्प बना है। ऐसे में प्रत्याशियों के बीच कैसा मुकाबला है और साथ ही साथ आज मतदान का दिन है, तो मतदाता कितने जागरूक? जी, बात की जाए तो मतदाताओं की खैर विधानसभा सीट पर जो है अभी तक 1 बजे तक 29% जो है वोटिंग हुई है।
जिसे देखकर लग रहा है कि यहाँ पर मतदाताओं में कहीं ना कहीं उदासीनता तो है, लेकिन जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी लगातार उन्हें उत्साहित प्रेरित करने के लिए लगे हुए हैं। वही बात की जाए यहाँ पर प्रत्याशियों की, तो खैर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने हाथरस सांसद रहे राजवीर दिलेर के पुत्र सुरेंद्र दिलेर को अपना प्रत्याशी बनाया है। वही बात की जाए समाजवादी गठबंधन की, समाजवादी गठबंधन ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे तेजवीर सिंह गुड्डू की पुत्रवधू डॉक्टर चारू कैन को अपना प्रत्याशी बनाया है। और बात की जाए खैर विधानसभा की, तो खैर विधानसभा यहाँ पर जो है जाटलैंड बोली जाती है और यहाँ पर जाटों की जो संख्या है वो 1.25 लाख के आसपास है। और वही बात की जाए तो यहाँ पर एससी वर्ग भी 80,000 के समथिंग एससी वर्ग है, वही 70,000 ब्राह्मण वर्ग है, वही अन्य हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर बात की जाए मुद्दों की, तो मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पर खैर और अलीगढ़ में लगने वाला जाम एक प्रमुख मुद्दा है। बिल्कुल, और इन तमाम मुद्दों के बीच आज जनता क्या निर्णय कैद करती है ईवीएम में, ये देखना होगा। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की लगातार हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। सीधा रुख करते दीपक गर्ग आपका, क्योंकि आपने वहां पर वोटिंग परसेंटेज भी बताया, लेकिन किस तरीके से वहां मुकाबला प्रत्याशियों के बीच तीखा होता हुआ नजर आ रहा है, और जो वहां पर मतदाता पहुंचे हुए हैं आपने उनसे भी बातचीत की, क्या मुद्दे उनके मन में है? मुद्दा सबसे अहम माना जा रहा है। तो 4 यहाँ पे प्रत्याशी जो है खेमे में देखे जा रहे हैं। इसको देखते हुए 2 प्रत्याशियों के आमने सामने की कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पे हम इस टाइम मीरापुर विधानसभा के ककरौली किसान इंटर कॉलेज में खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो लाइन है सुबह से ही यहाँ पे लाइन लगी हुई है। इनका कहना ये था जब हम यहाँ पर पहुंचे कि सुबह 11 बजे के आसपास पुलिस प्रशासन इनको रोक भी रहा था और इनको भगा भी रहा था। इन्होंने आरोप पुलिस पर लगाकर और ककरौली गांव में जाम लगाने की कोशिश की है, जहां पुलिस कप्तान अभिषेक सिंह ने पहुंचकर उन्हें लाठियां फटकार कर वहां पर शांति व्यवस्था कायम की और सुचारू रूप से मतदान शुरू कराया है। बिल्कुल, और देखिए मतदान लगातार जारी है, बेहद ही दिलचस्प ये पूरा उपचुनाव बना हुआ है। लगातार हमारे साथ सीसामऊ सीट पर भी, क्योंकि उपचुनाव हो रहा है, वहां से भी संवाददाता कानपुर से बने हुए हमारे साथ दीपक सिंह। दीपक, देखिए क्योंकि कानपुर की एक ऐसी सीट है जहां जिसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर रहती है कि समाजवादी पार्टी जो है अपराधियों को टिकट देती है, और ऐसे में कहीं ना कहीं अब उन्हीं की पत्नी मैदान में है। तो ये मुकाबला कैसा समझा जा रहा है? जो वहां के मतदाता है उनके मन में आखिर क्या है इसको लेकर? बिल्कुल उन्नति, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक है यानी इरफान सोलंकी, उनको कोर्ट ने सजा सुनाई थी और इसके बाद ये सीट खाली हुई और इसके बाद समाजवादी पार्टी ने जो उनकी पत्नी यानी नसीम सोलंकी को अपना प्रत्याशी बनाया और इसके बाद से लगातार जो है वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए और समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे वो भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। अगर मतदाताओं की बात कर ले जाए तो मतदाताओं के मन की अगर बात टटोरी जाए तो कहीं ना कहीं उनका साफ तौर से कहना था कि जिस तरीके से लगातार सीसामऊ सीट पर अराजकता फैलती रही और विकास कार्य नहीं हुए, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा रही, यही कारण है कि कोर्ट ने इरफान सोलंकी यानी पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के थे उनको सजा हुई। और इस बार सीसामऊ की जनता ये जान चुकी है कि अब बीजेपी की सीट यहाँ से आएगी, क्योंकि बीजेपी के कालकाल में जो है गुंडे माफिया जो है वो सब जेल में है और विकास कार्य भी लगातार हो रहे हैं। तो मतदाताओं के मन में कहीं ना कहीं बेरोजगारी और जो है महंगाई को लेकर ये सारे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है मतदाता अपना मत का अधिकार प्रयोग कर रहे हैं। और सुबह 7 बजे से ही मतदाता जो है बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का अधिकार कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी और इसके बाद जो ईवीएम मशीन है वो कड़ी सुरक्षा में जो है गल्ला मंडी व्यवस्था पहुंच जाएंगी। आज जो है जनता जनाधार होती है और आज जो प्रत्याशी है वो उनकी ईवीएम पर जो है किस्मत कैद हो जाएगी। 23 तारीख को जब मतगणना होगी तब ये साफ निकल के सामने आएगा कि सीसामऊ सीट पे कमल खिलेगा या फिर संकीर्ण दौड़ेगी। हालांकि दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दोनों ही पार्टियों के जो नेता थे वो सीसामऊ सीट को लेकर धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आए। वो और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में 2 बार आए। हालांकि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हुआ था और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ी थी और यही कारण है कि समाजवादी जो पार्टी के नेता है या कार्यकर्ता है उनमें जोश देखा गया। और वो इस बार समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है या नेता है वो ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटें में चुनाव हो रहा है वो 9 की 9 सीटें बीजेपी समाजवादी पार्टी के खाते में आएंगी। वहीं बीजेपी का ये दावा है कि हमारे खाते में आएंगी। लेकिन जनता जनाधार होती है और आज
ईवीएम पे किस्मत सभी प्रत्याशियों की बंद हो जाएगी और आने वाली 23 तारीख को ये तय होगा कि किसके खाते में कितनी सीटें जाती हैं। ये 23 तारीख को कंफर्म हो जाएगा कि बीजेपी के खाते में कितनी सीटें जाती हैं और समाजवादी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हैं। जिसके खाते में जितनी सीटें जाएंगी, इसके बाद 2027 का जो चुनाव होगा विधानसभा में, उसका सेमीफाइनल माना जाएगा कि इस चुनाव की सीटें जिसके पास ज्यादा आएंगी तो 2027 की फाइट में मानी जाएगी। अब देखना ये होगा कि किसके खाते में कितनी सीटें आती हैं। हालांकि शांतिपूर्ण जो है चुनाव हो रहा है, कुछ चीजें सामने निकल के आएंगी सीतापुर से, जो पुलिस से भिड़ंत की बातें सामने निकल के आई, जो वोटर है वो आरोप लगा रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार सीतापुर सीट पर चल रहा है, लेकिन शांतिपूर्वक मतदान देखा जा रहा है और भारी संख्या में चाहे वो महिला मतदाता हो या पुरुष मतदाता हो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। उन्नति बिल्कुल। और देखिए आज जनता को क्या प्रभावित करता है ये देखना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। विक्रांत, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि खैर सीट के लिए मतदान हो रहा है। बीजेपी ने सुरेंद्र दिलेर को वहां से मैदान में उतारा है और ऐसे में कितनी दिलेरी उनकी फिलहाल इस सीट पर देखने को मिली है, जिसके चलते मतदाता लगता है कि प्रभावित हो सकते हैं। क्या क्या मुद्दे सभी की तरफ से? जी उन्नति जी, मुद्दों की बात की जाए यहाँ पर जो है किसान जो है परेशान नजर आ रहा है। डीएपी को लेकर कहीं ना कहीं किसान परेशान है। वहाँ वही किसान की नाराजगी कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति है। और बात की जाए किसानों की तो किसान तो नाराज है ही, वही युवा भी नाराज है। अग्निवीर को लेकर आपको बताते चले, टप्पल में यहाँ पर बहुत काफी कुछ आगजनी और घटनाएं हुई थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति युवा में भी नाराजगी है। लेकिन किशनलाल दिलेर के पुत्र सुरेंद्र दिलेर की बात की जाए तो उनके पिता की बेदाग छवि और लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 2 बार अपना विधायक बना चुकी है। जनता ने 2 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक को यहाँ से चुना है, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है। वही बात की जाए सपा गठबंधन की, तो सपा गठबंधन ने यहाँ पर अखिलेश ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं, जिससे वो उन्होंने यहाँ तो तेजवीर सिंह गुड्डू जो जाट बिरादरी से आते हैं और उनकी पुत्र वधू जो एससी से आती है, तो इसका भी उन्होंने कहीं ना कहीं फायदा लेने की कोशिश की है। और यह मुकाबला कड़ा होता जा रहा है और ये तो अब 23 तारीख को ही पता चलेगा। बिल्कुल, देखिए नतीजों का ही इंतजार किया जा रहा है और नतीजों से सारी तस्वीर जो है साफ हो जाएगी। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बारे में, जहां 9 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मिर्जापुर में मतदान हो रहा है। मिर्जापुर के दूसरे बूथ से मतदान की तस्वीरें, मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर भी मतदान हो रहा है, उसकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो 9 सीटों पर कुल 90 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। गाजियाबाद, मजवा, मीरापुर में उपचुनाव, फूलपुर, कुंदरकी, करहल, कटहरी और सीसामऊ सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बेहद ही दिलचस्प ये चुनाव बना हुआ है। लगातार मतदाता भी अलग अलग सीट से जागरूक नजर आ रहे हैं। जो वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है वो फिलहाल यही बयां कर रहा है। तो लगातार हमारे साथ संवाददाता भी बने हुए हैं। प्रयागराज से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, अलीगढ़ से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं और मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। उनसे जानकारी लेंगे, लेकिन इससे पहले तो लगातार हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। दीपक गर्ग मुजफ्फरनगर से हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, सीधा आपके पास आती हूं क्योंकि मीरापुर एक ऐसी सीट जहां पर आरएलडी जब पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा वर्चस्व था, जीत भी दर्ज की थी। और ऐसे में इस बार बड़ी चुनौती है कि बीजेपी के पक्ष में कैसे वोट लाई जाए। ऐसे में वो कड़ा जो मुकाबला है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि नहीं? जी, उस मुकाबले पर बात करें, कड़ा मुकाबला लगातार देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन से वो भी प्रत्याशी मजबूत दिखाई दे रहा है, जो कि पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्र वधू है संबुल राणा जी, उनका भी मिथिलेश पाल जी के सामने कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। पहले बदल के खाते में थी, जो कि 2022 में चंदन चौहान यहाँ पे सांसद बन गए थे, बिजनौर से ये सीट रिक्त हो गई थी। इसी को देखते हुए अब आरएलडी और बीजेपी ने मिथिलेश पाल को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया है, जो कि पहले भी यहाँ से विधानसभा के विधायक रह चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए फूलपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं राघवेंद्र भी। राघवेंद्र, क्योंकि देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सीट पर कितना कड़ा मुकाबला है, लेकिन कहीं ना कहीं जाति का जो फैक्टर है वो क्या असर डाल रहा है फूलपुर सीट पर, उसको भुनाने का कितना प्रयास हुआ है?
जी बिल्कुल, फूलपुर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो जाति समीकरण यहाँ पर हमेशा हावी रहा है। जातियों के चलते ही उम्मीदवार तय किए जाते हैं। और अगर जातिगत गणना की बात किया जाए तो यहाँ पर पटेल बिरादरी के लगभग 70,000 मतदाता हैं जो सर्वाधिक है। उसके बाद जो है यादव बिरादरी के 65,000 हैं। तो उसके बाद जो है ब्राह्मण जो सवर्ण आते हैं या जो भी मुस्लिम आते हैं। तो अगर जातिगत गणना की बात किया जाए तो यहाँ पर जातीय समीकरण पर ही यहाँ पर चुनाव अपना प्रभाव डालता है और जीत हार तय होती है। तो इसीलिए भाजपा की तरफ से दीपक सिंह पटेल को खड़ा किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पटेलों का बाहुल्य ज्यादा है फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में। और वहीं मुस्लिम मतदाता भी लगभग 45,000 के ऊपर हैं। तो जो सपा का जो एक जो है थीम है, जो विचारधारा है कि अंबाई जो फैक्टर है मुस्लिम और यादव का फैक्टर, उसको भी अगर कनेक्ट कर लिया जाए, एकीकृत कर लिया जाए तो चुनाव निकाला जा सकता है। क्योंकि पिछली बार 2022 में जो चुनाव का नतीजा था, जो हार जीत का अंतर था, लगभग 2700 वोटों का ही था, कम वोटों का था। इसी को आधार बनाकर सपा ने मुस्तफा सिद्दीकी को, जो मुस्लिम उम्मीदवार है, उनको वहां पर टिकट दिया है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के कटेंगे बटेंगे नारे का भी काफी प्रभाव पड़ा है। तो और ध्रुवीकरण हुआ है, अगर हिंदू एक तरफ जाते हैं तो यादव और मुसलमान ये भी एक तरफ जाएंगे। तीसरी बात, अगर दलित मतदाताओं की बात किया जाए तो लगभग 45,000 यहाँ पर दलित भी हैं। तो इस बार दलित मतदाता जिताने और हराने के लिए उम्मीदवार को जो है काफी अहम साबित होगा, अहम सिद्ध होगा। तो सभी जो उम्मीदवार है वो जो है पूरी ताकत जो है दलित आदिवासी बस्तियों में जो है पूरा चुनाव प्रचार का अपना जो है अधिक से अधिक समय दिए हैं, उनको साधने का प्रयास किए हैं। और अगर जो है भाजपा की सीधी लड़ाई सपा से थी, तो सपा के पुराने इतिहास भूगोल को, पुराने जो शासन काल था सपा का, अखिलेश यादव का या मुलायम सिंह यादव का जो भी रहा हो, तो भाजपा के जो भी नेता रहे हैं, जो स्टार प्रचारक रहे हैं, उन्होंने सीधा उनको गुंडागर्दी, माफिया और जो है असुरक्षा, महिलाओं की असुरक्षा से घेरा है। और वहीं जो है सपा के अखिलेश यादव ने पूरी तरह से योगी सरकार को नाकाम साबित करते हुए जनता के पास गए हैं, जनता के ये बात पहुंचाने का प्रयास किया है। किंतु दोनों तरफ से जनता के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा, उनका जो है गुंडागर्दी, माफिया और जो है जो पुलिस प्रशासन की नाकामी, या सपा सरकार का जो योगी पर निशाना था कि ये सरकार नाकाम रही है, विकास के मुद्दे कुछ नहीं की है, और बेरोजगारी का मुद्दा, जो जितने भी अपने अपने दांव लोग चले हैं, बाक युद्ध का दौर लगातार चलता रहा है। यहाँ पर शब्दों के बाढ़ चलते रहे, एक दूसरे पर चलते रहे हैं। तो जनता के बीच ये बात कितनी जो है गई है दोनों तरफ से, ये तो आज जो है तय हो जाएगा, 5 बजे तक कैद हो जाएगा। और इसके बाद ही जो है 23 को परिणाम आने। तो जातिगत गणना की बात किया जाए, अगर जाति का प्रभाव देखा जाए फूलपुर विधानसभा सीट पर, तो जाति का पूरी तरह से यहाँ पर असर देखा जा रहा है। क्योंकि नारों का या जनसभाओं का उतना ज्यादा खासा असर यहाँ के मतदाताओं पर नहीं पड़ता है। जातिवाद यहाँ पर हावी हमेशा रहा है। इसीलिए इसके पहले जो है 2 बार 2017 में प्रवीण पटेल यहाँ पर फूलपुर से विधायक रहे हैं, फिर 2022 में भी वो विधायक रहे हैं। और इस बार जो है लोकसभा से वो जो है उनको टिकट भाजपा ने इसीलिए दिया था, फूलपुर जो लोकसभा सीट थी, इस बार वो जीते भी हैं। और जीत का अंतर भी लगभग 18,000 मतों का था। सपा के प्रत्याशी से उन्होंने जीत दर्ज किया था। तो सपा और बीजेपी का जो जाति गणित का जो ये आंकड़ा है, जो राजनीतिक विश्लेषण था, उसी के आधार पर उम्मीदवारों को उतारा गया है। अब ये देखना होगा कि जातिता के आधार पर जो है मतदाता वोट कर रहे हैं कि विकास के आधार पर कर रहे हैं, या हिंदुत्व के नाम पर कर रहे हैं, या जो एम वाई फैक्टर है, पीडीए का जो फैक्टर है, उसके आधार पर कर रहे हैं। ये तो उनकी मन की बात, ये कोई नहीं जान सकता। गोपनीय ढंग से मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। तो जातीयता उन्नति कहीं ना कहीं यहाँ पर हमेशा फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है हावी रही है। और इस बार भी आशंका जताई जाती है कि जातीयता जो है खत्म नहीं हो सकती है। जातीयता पर भी वोट पड़ेंगे, कुछ विकास के मुद्दों पर भी पड़ेंगे। और जो है हिंदुत्ववादी जो नारे, जो पूरे इस समय ग्लोबल जो है जो नारा बन गया है योगी आदित्यनाथ का, भाजपा सरकार का, उस पर भी हिंदू जुड़ेंगे और हिंदू एक मत होंगे या संगठित होंगे। इस पर वहां पर वोटिंग होगी। वहीं जो है बिल्कुल, देखिए जमकर प्रचार किया गया है इस उपचुनाव के दौरान, और ऐसे में उनका कितना असर पड़ता है इन सीटों पर ये देखना होगा। तो देखिए यूपी उपचुनाव को लेकर लगातार आज मतदान हो रहा है। लगातार हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राघवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए चर्चा यही हो रही है कि जिस तरीके से नारे बुलंद किए जा रहे थे लगातार, जहाँ एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे का नारा, तो दूसरी तरफ पीडीए का नारा दिया जा रहा था, इसका क्या फिलहाल मिला जुला असर आपको इस सीट पर देखने को मिल रहा है?
जी बिल्कुल, नारों का जिस प्रकार से दौर चल रहा था, उस दौर में जो है मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहा था, प्रलोभन दिया जा रहा था। तो नारों से ना तो विकास की बात थी, ना गुंडागर्दी की बात थी, ना किसी प्रकार की बात थी। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में जब जनसभा किया था, तो उन्होंने कहा था कि ना दंगा ना कर्फ्यू पूरा यूपी, ना कर्फ्यू ना दंगा पूरा यूपी चंगा। और वो कहा था उन्होंने कि जहां दिखे सिपाही सफाई वहां बिटिया घबराई। तो जी। इस प्रकार से नारों के माध्यम से सपा गवर्नमेंट को घेरने का प्रयास किया था कि जब सपा गवर्नमेंट थी उसके क्या कारनामे थे, किस प्रकार से गुंडा राज माफिया राज पूरे उत्तर प्रदेश में व्याप्त था, महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी, पुलिस प्रशासन भी किसी प्रकार की एफआईआर पीड़ितों के पक्ष में दर्ज नहीं कर रही थी। तो गुंडा माफियाओं का राज था। तो ये नारों के माध्यम से कटेंगे तो बटेंगे। तो इसका सीधा जो है अगर तात्पर्य अभिप्राय निकाला जाए तो योगी सरकार पूरी तरह से सपा सरकार को घेरने का प्रयास की थी कि सपा सरकार जो भी रही है पहले पूर्ववर्ती कालों में जो रही है वो पूरी तरह से यूपी उत्तर प्रदेश के लिए जो है नाकाम रही है। तो पूरी अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया गया था नारों के माध्यम से। अगर हिंदुत्व की बात किया जाए तो कटेंगे और बटेंगे की बात, नारे की अगर बात किया जाए तो सीधा इसका जो है प्रभाव जो है मतदाताओं पर डालने का प्रयास किया जा रहा था। हिंदुत्व जो भी हिंदू थे उसको एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा था कि हिंदू एक तरफ आ जाए, संगठित रहें। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक है तो सेफ है का नारा दिया, और मोहन भागवत भी जो आरएसएस के प्रमुख है उन्होंने भी संगठित होने की बात की। तो एक प्रकार से जिस प्रकार से हिंदू एकता का जो बिल्कुल, ये देखिए मंत्र चला कितनी नारों एकजुटता से देखने को मिलती है, क्योंकि बार बार बड़े बड़े मंचों से ये आह्वान किया गया है, ये देखना होगा। ठीक है, दीपक गर्ग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, जयंत चौधरी का क्या वर्चस्व इस सीट पर नजर आ रहा है और क्या वो ये कोशिश करने में कामयाब रहे हैं काफी हद तक कि कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है बीजेपी को ट्रांसफर हो, क्योंकि उनका गठबंधन बदला है? कितना प्रयास उनकी तरफ से किए गए? जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे बन जाएगा, इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे रोड शो किया था और मुख्यमंत्री जी के साथ भी वो एक बार यहाँ पे आए थे, रैली की थी। और उसके बाद मीरापुर विधानसभा में उन्होंने गाड़ियों से अपनी रैली की थी, जिसको देखते हुए काफी संख्या में भीड़ उनके साथ रही थी। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जमकर प्रचार प्रसार भी हुआ, इसका कितना असर होता है 9 सीटों पर, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये तमाम जानकारी के लिए।